नमस्कार। चिंतन के इस तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरी। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। एक छोटा सा प्रश्न जिसका जवाब आपको अपने मन में टटोलना है और जानना है कि क्या ये वाकई सच है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर मैं अपने आसपास किसी से पूछूं या आप खुद से पूछें तो आपको यही लगेगा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जानकारी लेना और नौकरी पाना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना, कोई सरकारी नौकरी पकड़ना या फिर खुद का स्टार्टअप खड़ा कर देना ही शिक्षा है। लेकिन वो कैसी शिक्षा है कि इतनी शिक्षा मिलने के बाद भी इतनी बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी भी उन लोगों के साथ जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो फिर हमारे देश में बेरोज़गारी क्यों? क्योंकि वो तो एजुकेटेड है ना, फिर तो उन्हें नौकरी मिल ही जानी चाहिए थी। इसका जवाब है कि उन्हें शिक्षा का अर्थ मालूम नहीं है। 1700 से पहले तक, औरंगज़ेब की मृत्यु से पहले तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज जितनी बड़ी जीडीपी, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उतना धन तो ब्रिटेन हमसे लूट कर ले जा चुका है। दोस्तों, भारत अमीर इसलिए नहीं था कि भारत के पास बड़े बड़े उद्योग थे, भारत के पास बड़े बड़े कारखाने थे। हमारे पास ना तो यूरोप की तरह हमने छापे खाने के आविष्कार किए, ना हमने बाइबल लिखी, ना हमने बड़े बड़े उद्योग लगाए, ना भारत में औद्योगिक क्रांति हुई। यहाँ तक कि यूरोप की तरह पुनर्जागरण भी भारत में नहीं हुआ। भारत में केवल सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण ही हुआ। तो उसके बावजूद भारत विश्व का सबसे अमीर देश इतने वर्षों तक कैसे बना रहा? इसका जवाब है एक छोटा सा शब्द, शिक्षा। दोस्तों, मायने और अर्थ अलग अलग होते हैं। आज शिक्षा का अर्थ कुछ और है, तब शिक्षा का अर्थ कुछ और हुआ करता था। जब मनुष्य ने धीरे धीरे बोलना सीखा, आपस में बस्तियाँ बनाकर रहना सीखा और धीरे धीरे उसे लगा कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तो उसने वेद रचना प्रारंभ किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल जब वेद लिखे गए, उससे पहले कई समय तक भी वेद अस्तित्व में थे, लेकिन वे लिखे नहीं गए थे। लोग उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट कर रहे थे। पिता अपने पुत्र को बता रहा था कि वेद उसे अपनी अगली पीढ़ी को देना है। ऋग्वेद काल में जब ऋग्वेद की रचना हुई और जब उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना हुई, तो धीरे धीरे ज्ञान आना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, उस समय भारत में अगर मोची भी था तो वो भी ज्ञानी था, अगर पंडित भी था तो वो भी ज्ञानी था। एक छोटा सा सैनिक भी इतनी अच्छी शस्त्र विद्या जानता था जितनी अच्छी एक राजा का पुत्र जानता था। एक छोटा सा क्लर्क, एक पियून भी इतनी अच्छी शिक्षा जानता था जितनी अच्छी शिक्षा उस विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा प्रोफेसर जानता था। इसका ये मतलब होता है, सीधा सीधा अर्थ, कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास कितना ज्ञान है और कितनी डिग्रियां हैं। ज़रूरी ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने विश्व को तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय दिए। भारत में जब हैंसांग आया और नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा, तो उसे जो दरबारियों ने ही सवाल पूछे, उनमें से 10 के वो केवल 9 जवाब दे पाया और एक प्रश्न का वह जवाब नहीं दे पाया। हैंसांग अपने ग्रंथ में लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के दरबारी ही जो गेट में वॉचमैन होते हैं, वही इतने कठिन सवाल पूछते थे कि कई तो गेट से ही लौट जाया करते थे। सोचिए, उस विश्वविद्यालय के विद्वान कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। भारत में उस समय केवल कुटीर उद्योग हुआ करते थे। उस समय हमें लगता है कि पहले भारत में केवल आध्यात्म ही सिखाया जाता था, केवल यही कि भगवान राम वनवास गए हैं, अब वो सीता को लेकर आएंगे, पांडवों और कौरवों की लड़ाई शुरू होने वाली है, बस आपको इनको कंठस्थ करना है। उस समय की शिक्षा का ये हिस्सा था, लेकिन ये पूरी शिक्षा नहीं थी। आध्यात्म का अर्थ होता है अपने आत्म में निषाद कर लेना, अपने आप को जानना ही आध्यात्म है। उस समय की शिक्षा ये सिखाती थी कि अपने आप को जानिए और अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और शिक्षा केवल इसलिए पाइए कि आप कभी भी गलत राहों में भटक ना सकें। शिक्षा केवल इसलिए पाइए कि आप एक साधारण और अच्छा जीवन जी सकें, बल्कि आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। उस समय बड़े बड़े कुटीर उद्योग हुआ करते थे। आज भारत में ज़्यादातर धन केवल कुछ % लोगों के पास है।
जबकि प्राचीन काल में कुछ लोगों को छोड़कर सभी के पास धन हुआ करता था, और उन कुछ लोगों में भी वे लोग आते थे जो तो या अलाल हुआ करते थे या फिर गरीब परिस्थितियों में हुआ करते थे। दोस्तों, क्यों उस समय इतने ज़्यादा कुटीर उद्योग हुआ करते थे और क्यों उस समय भारत इतना अमीर देश था? मैं आपको सिंपल से एक जवाब में देता हूँ कि उस समय तकनीकी विकास, कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। बच्चे को सिखाया कि भाई ऐसे कपास से ऐसे कपड़े बनाते हैं, बच्चे को सिखाया कि ऐसे डलिया छिटिया बनाते हैं, बच्चे को सिखाया कि भाई ऐसे अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद वो ये नहीं देखता था कि भाई कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे काम दे, वो ये नहीं देखता था कि कोई मुझे काम दे रहा है या नहीं, वो खुद से शुरू कर देता था। नहीं दे रहा ना कोई मदद, नहीं, हम खुद ही बाँस तोड़ के ले आएंगे, हम खुद ही डलिया बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे बढ़ा भारत का कुटीर उद्योग। हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम था, जबकि आज हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम नहीं है। वो दूसरों के अंडर काम करके यह समझता है कि वह सक्षम है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यही सिखाना चाहता था कि हमारी शिक्षा प्राचीन शिक्षा से कितनी अलग है। प्राचीन शिक्षा ये सिखाती थी कि शिक्षा का केवल ये अर्थ है कि आप इसे धारण करें और एक अच्छे नागरिक बने, बल्कि आपको कौशल अपने आप से सीखना होगा। जबकि आज की शिक्षा केवल यही सिखाती है कि आपने इतिहास अच्छे से पढ़ लिया, आपने राजनीति भूगोल अच्छे से पढ़ लिया, तो आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करें। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट्स या फिर बीए डिपार्टमेंट के बच्चों को और कुछ करने का अधिकार नहीं। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो स्टार्टअप नहीं डाल सकता, और वो कुछ भी छोटा मोटा रोज़गार शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वो आर्ट्स का विद्यार्थी है। उसका काम केवल सर्विस सेक्टर में ही जाना है, उसका काम केवल प्रशासनिक नौकरी में ही जाना है, तो ये गलत है। आज वाइट कॉलर जॉब्स का बड़ा रोल है। वाइट कॉलर जॉब्स समझते हैं आप? हमने अच्छी डिग्री पाली है, अब हम जाएंगे तो बड़ी कंपनी में, हम छोटा मोटा रिक्शा नहीं चलाते, हम छोटी मोटी दुकान में नहीं जाते। आज अगर आप किसी बड़ी डिग्री वाले आदमी से पूछे कि भाई तुम बेरोज़गार है, मेरे यहाँ प्यून की नौकरी कर लो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगा। भले ही उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, वो सड़क में आने वाला होगा, उसके बाद भी वो कहेगा नहीं भैया, मेरे पास तो बीएड है, मेरे पास पीएचडी है, मैं 5,000 की नौकरी के लिए क्यों जाऊँगा। उसके पास जब कुछ नहीं है, उसे 5,000 भी बहुत छोटे लगेंगे। यही हमारी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा का अर्थ होना चाहिए कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी मिले बस उसे परिस्थिति के अनुसार भांप कर कर लेना चाहिए। यही शिक्षा है। शिक्षा हमें यही सिखाती है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं, और हमें सभी को सम्मान के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ मिलकर। शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हम सब धर्म, जाति, मोहल्ले, मज़हब, शहर, इलाके, संप्रदाय, इनके आधार पर नहीं बटे हैं, बल्कि हम सब एक हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिनके लिए लोग अलग अलग बातें करते हैं, जय श्री राम पार्टी के रंगबाद में जमकर इतने अजीब अजीब धार्मिक हरकतें करते हैं, उन्हें बता दूं कि उन्हीं धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मातृभूमि के समान 3 चीज़ों की सम्मान करना चाहिए। ना तो वे ईश्वर के ऊपर है, माफ़ कीजिएगा, ईश्वर के समान 3 चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। ना तो वे ईश्वर से ऊपर है, ना ईश्वर से नीचे है, ईश्वर के इक्वल है, ईश्वर से समान है। पहला माता, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरी मातृभाषा, जिस माँ से हमने बोलना सीखा। तीसरा मातृभूमि, जिस भूमि में हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। अगर आप इन चीज़ों के लिए कुछ कर्म नहीं करते हैं जीवन में, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको हूर की परियां नहीं मिलेगी, आपको स्वर्ग की अप्सराएं नहीं मिलेगी, आपको इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश देखने को ऊपर नहीं मिलने वाले। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आपने इन 3 चीज़ों के लिए कुछ नहीं किया तो। दोस्तों, शिक्षा का केवल यही उद्देश्य है, न केवल हम कौशल रूप से आगे बढ़ें, बल्कि हम ये भी समझें कि हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाना है, अपने आप को होशियार बनाना है, अपना सेल्फ मोटिवेशन हमेशा आगे रखना है। और शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, ना कि ये कि उसे डिग्री लेकर कैसे बिठा दिया जाए और फिर वो कहे कि सरकार हमें रोज़गार दो। मिलेंगे फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना ही सुना था कि किसी देश को अगर बर्बाद आप करना चाहते हैं तो केवल उसकी संस्कृति नष्ट कर दीजिए। अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ यही किया। मैकाले शिक्षा नीति ने जो आध्यात्म और जो रोज़गार वाली नई तरीक़ों की जो शिक्षा थी, जो कुटीर उद्योग या फिर खुद से रोज़गार खड़े करने की नीतियाँ थी, वो सभी नष्ट कर दी और कह दिया कि अब सभी नौकरियां करेंगे, सभी सरकारी नौकरी की होड़ में लग जाओ, सभी किसी के भी एम्प्लॉय बन जाओ। और यही हुआ कि हमारे अंदर यूरोपीयपन छा गया, हमारे खान पान में, हमारे जात पात में, या फिर कहें तो हमारी हर तरफ में विदेशी संस्कृति छा चुकी है। और हमारी संस्कृति कहाँ है अब किसी को नहीं पता। एक भी दिन किसी को याद नहीं होगा जब आपने अंग्रेजी का कोई शब्द ना कहा हो। एक भी दिन आपको याद नहीं होगा जब आपने किसी विदेशी फूड को ना खाने की कोशिश की हो, ना उसके बारे में सोचा हो। आज हमें बड़ी अच्छे से याद होता है पिज़्ज़ा, बर्गर, फूड, चाइनीज़, मंगोलिया, क्या क्या कहते हैं ये सभी, लेकिन आज हमें इंडियन फूड के बारे में कुछ नहीं पता। केवल दाल चावल, ककड़ी कबाब, अंडा कबाब, इनके बराबर। जबकि हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है। शिक्षा यही सिखाती है कि अपने संस्कारों को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, स्वयं को जानिए और बस आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर। जय हिंद।